हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये बात समझे भैया, केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस सब्सटेंस का कुछ नया प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो इसमें ये समझते हैं कि भाई द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब जो सबस्टेंस, सबसे पहले हमने तो ये समझा भाई केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि न्यू सबस्टेंस फॉर्म होता है। मतलब कि एक सपोज करो, लेट ए प्लस बी, ये दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं सी। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके सी बना रहे हैं। तो अब ये दोनों जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और द सबस्टेंस, द न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट, ठीक है भाई, जो रिजल्ट होता है उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि न्यू सबस्टेंस फॉर्म होता है और न्यू प्रॉपर्टीज उसके होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सबस्टेंस ए और बी, ये दोनों जो टेक पार्ट करते हैं या जो दोनों जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जिनकी वजह से जो नया प्रोडक्ट, जो नया फॉर्मेशन होता है, जो न्यू सबस्टेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है ध्यान से देखना, इस मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे इसमें फायर लगा दिया जाता है। ठीक है, जब आग लगाते हैं इसको इस बर्नर से, तो क्या होता है, ये जो पाउडरी सबस्टेंस टाइप का जो है, ये यहाँ पे नया सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम रिबन और क्या, और ये जो जब इसको हीट करते हैं, जब इसमें आग लगाते हैं, फायर लगाते हैं, तो क्या हो रहा है, नया सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब जो मैग्नीशियम रिबन्स है और ये जो फायर है, ये हीट है, जो ये क्या कहलाएगा, ये है हमारा रिएक्टेंट। और ये जो बन रहा है, जो नया सबस्टेंस जो पाउडरी टाइप का बन रहा है, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो जो बनता है नया सबस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे एक चीज ये समझना, देखो ये जो लास्ट में जो मैंने ये बताया था, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, जब अब कोई चीज हमने कंबशन में ये पढ़ा होगा, कंबशन क्या होता है भैया, कंबशन ये होता है कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोई चीज बर्न होता है उसको बोलते हैं कंबशन। अब बिना ऑक्सीजन में, तुमने प्रीवियस क्लास में पहले पढ़ा होगा कि बिना ऑक्सीजन के क्या कोई चीज बर्न हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी बर्निंग को बोलते हैं कंबशन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी सबस्टेंस का जलना, उसको क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या फॉर्म हुआ भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो देखो भाई इसी इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, ये है हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अभी हम आगे इसका सब कुछ पढ़ेंगे क्या हो क्या रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, जनरली क्या होता है कि हमारे जो हम लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस कीप ऑन ऑकरिंग इन आवर डेली लाइफ, मतलब हमारे डेली लाइफ में बहुत ही, मतलब लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है।
ठीक है। अब जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध जो है खट्टा हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, अगर हम उसे काफी देर तक रखें तो दूध खट्टा हो जाता है। या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, दूध से दही कैसे बनता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फूड कैसे हम कुक करते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये भी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। तो ये जो डेली लाइफ में जो ये सारी चीज होती हैं, ठीक है, ये जो डेली लाइफ में ये जो सारी चीज होती हैं, ये सारी चीज क्या कहलाती हैं, ये सारी चीज केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है। चलो, ये रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन में आ जाता है। ठीक है। और ये भी जो रैपिंग ऑफ फूड हो गया हमारा, ये भी फ्रूट्स हो गया, ये भी केमिकल रिएक्शन में आ जाता है। ठीक है। अब चलो, अब देखो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन का, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है। अब जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, देखो सबसे पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। हम कैसे पहचाने कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, कि उसको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस सब्सटेंस का। ठीक है, क्या है, हम जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कहते हो ना वो कितना, उसकी हाइट कितना है पर्सन का। ठीक है। और वो किस कलर का है पर्सन। ठीक है। और वो उसका हाइट क्या है। ठीक है। और वो बातें कैसे, मतलब उसका जो कैरेक्टर, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसको देख के हम बताते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है भाई, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अब जैसे कि जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हम सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन गैस का बबल्स निकल रहा, तो यहाँ से गैस निकल रहा है भैया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे हो रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अब देखो दूसरा, तो अब ये, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है अभी, अब प्रेसिपिटेट एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग में पाया जाता है। ठीक है। इन ध्यान देना, प्रेसिपिटेट क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल मतलब वो डिसॉल्व नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब जैसे, जैसे कि जब कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड से मिक्स करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है भैया, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है। अब हम अभी डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, या मतलब अभी रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है। अभी बस हम ये समझते हैं भाई कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम पहचाने कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो पहला हमने क्या देखा कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो हम पहचाने भैया केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा कि अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है कहीं कुछ रिएक्शन से, तो इससे भी हम पहचानेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या मिला है भैया, कि जब लेड, लेड नाइट्रेट को मिलाते हैं हम, लेड नाइट्रेट को जब हम मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक है। जब हम पोटेशियम आयोडाइड से जब हम इसको मिक्स करते हैं, ठीक है, जब हम इसको मिक्स करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है भैया, फॉर्म होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट वो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मतलब वो सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा, कलर चेंज होता है, तो हम पहचानते हैं कि भाई उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल रिएक्शन। और चेंज इन टेम्परेचर में कुछ चेंज होता है तो पहचानते हैं, और स्टेट में चेंज होता है तो पहचानते हैं। अब देखो कि कलर चेंज में कैसे, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कलर में कुछ चेंजिंग हो रहा है, तो हम कहेंगे भाई देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से जब मिलाते हैं, तो कौन सा कलर बन जाता है, ग्रीन कलर बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई क्या हो रहा है, देखो समझो क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से जब मिलाते हैं, ये एसिडिफाइड पोटेशियम है, जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड से मिलाते हैं, तो ये किस में कलर चेंज होता है, ये हो जाता है ग्रीन कलर में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बस ये समझो ना, अभी अभी हम डिटेल रिएक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे, उसकी उसका टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पे चेंज इन कलर,
यहाँ पे जो कलर का जो चेंज हो रहा है ना, तो हमको समझ में आया भाई कलर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखें। अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज होता है तो उस समय भी इसका मतलब कि वहां पे भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। जैसे कि देखो भैया, जैसे कि जो क्विक क्लाइम है, CaO, खैर अभी अभी हम बाद में बात करेंगे। CaO को जब मिलाते हैं H2O से तो क्या बनेगा, ठीक है। क्विक लाइम को जब इससे मिलाते हैं तो स्लैक लाइम बनेगा। अब वो सब बातें छोड़ो, अभी हम बस अभी ये समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन का, हम पहचाने कैसे भैया। तो यहाँ पे देखो, जब क्विक लाइम जो हम घर में चूना होता है, जब इस चूने में जब पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, स्लैक्ड लाइम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे हीट निकलता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हीट निकलता है, मतलब कुछ टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है यहाँ से यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं भैया कि सिंपल सीधी बात है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और चेंज इन स्टेट को भी देख लो भैया, स्टेट में अगर चेंज हो रहा है, जैसे कि हमको ये पता है कि फिजिकल स्टेट तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे या आप इसी में ही पढ़े होगे। फिजिकल स्टेट जनरली कितने तरीके का होता है भैया, सॉलिड होता है एक फिजिकल स्टेट, लिक्विड होता है एक फिजिकल स्टेट, गैस होता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, जब स्टेट चेंज होता है तो वहां भी क्या हो रहा है, वहां भी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है भाई, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मोमबत्ती है ये जल रही है, तो ये जो वैक्स है, वैक्स क्या हो रहा है, ये जो वैक्स हीट होने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज होता है। मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आते हैं, समझते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी देखा भाई, इससे पहले रिएक्शंस हो रहा था, कुछ कुछ रिएक्शन हो रहा था, पता नहीं किसका किसका रिएक्शन हो रहा था। मतलब ये भी हमको पता है रिएक्शन हो रहा है, लेकिन भाई उसको लिखें कैसे इक्वेशन में। तो देखो भाई, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन, ध्यान रखना, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब वो एक ऐसा मेथड जिससे क्या करें, हम रिप्रेजेंट करें भाई, रिप्रेजेंट करें, क्या रिप्रेजेंट करें, उस रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करें, उस रिएक्शंस को किसकी किसकी हेल्प लेके, सिंबल से और फॉर्मूला से, उस चीज को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे यहाँ पे जिंक मेटल, सबसे पहले देखना रिएक्शन हो रहा है। देखो रिएक्शन क्या हो रहा है कि जिंक मेटल को जब हम रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या फॉर्म होता है, जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो कैसे। अब यहाँ पे जिंक है, जिंक को हमने, देखो भैया सिंपल सीधी बात है, अभी हमने क्या लिखा, अभी हमने लिखा जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, या जब सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं इसमें, तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाता है। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे रिएक्टेंट में देखो, तो अब इसको, अब यहाँ पे क्या था, हमने ये वर्ड्स में लिखा भाई, हमने ये वर्ड्स में लिखा कि देखो भाई, जिंक जो है, जब जिंक जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो इस चीज को जब हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल से यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये है इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, ये है इक्वेशन। अब देखो, जैसे जिंक है, जिंक को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं H2SO4 से, और क्या बना, जिंक सल्फेट बना, मतलब ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमने सिंपल सिंपल ये समझ लिया भाई कि जब कोई रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज को बोलते हैं क्या, उस चीज को बोलते हैं इक्वेशन, उस चीज को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें अब बात आती है कि भाई जो केमिकल इक्वेशन लिखे हैं उसमें बैलेंस और
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो ये क्या होता है भैया, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि देखो भाई, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ध्यान रखना, इक्वल नंबर ऑफ एटम। अभी हमने क्या पढ़ा था भाई कि जो पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया सबस्टेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज के थ्रू, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बैलेंस किसको बोलते हैं, बैलेंस उसको बोलते हैं जो नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट का भी रहेगा, ठीक है, रिएक्टेंट का भी रहेगा, और प्रोडक्ट का भी जो नंबर है वो भी क्या होगा, वो भी इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब दोनों का जो है नंबर, जो है नंबर ऑफ एटम दोनों के बराबर होंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भैया देखो, रिएक्टेंट में जेडेन कितना है, जेडेन है 1। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कितना है भैया, हाइड्रोजन है 2। सल्फर कितना है, सल्फर है 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4। ठीक है। अब प्रोडक्ट में देखो भाई, प्रोडक्ट में क्या है, जेडेन कितना है, काउंट करो, जेडेन भी है 1। ठीक है, सल्फर कितना है, सल्फर है 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2। तो देखो भाई, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। ठीक है, जेडेन जेडेन की वैल्यू देखो सेम है। सल्फर देखो, सल्फर की वैल्यू भी 1 है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वैल्यू भी 4 है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वैल्यू भी 2 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं, ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं, बैलेंस इक्वेशन है। तो अब तुमको ये समझ में आ गया बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं, कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, वो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में भी उतना ही होते हैं और प्रोडक्ट में भी सेम होते हैं। ठीक है। अब आगे समझते हैं अनबैलेंस किसे बोलते हैं भैया। तो अनबैलेंस में क्या होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स इज अनइक्वल इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट में। भाई देखो, अब जैसे कि यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से, क्या फॉर्म होता है, वाटर। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो भैया, ये क्या कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोडक्ट। ठीक है। तो भाई रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब प्रोडक्ट में देखो भाई, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। तो इस इक्वेशंस को बोलते हैं क्या, इस इक्वेशंस को बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, ये है हमारा अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस इक्वेशन। तो अब बात ये समझ में आ गई भाई, बैलेंस किसको बोलते हैं और अनबैलेंस किसको बोलते हैं। ठीक है। अब आओ आगे समझते हैं बैलेंसिंग अब कैसे करें, कि अगर कोई अनबैलेंस इक्वेशन हुआ, ठीक है, हमको तो ये समझ में आ गया भैया कि भाई देखो इक्वेशन जो है अनबैलेंस होता है। ठीक है। तो देखो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ अनबैलेंस इक्वेशन टू बैलेंस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंसिंग, या हम ऐसे कहें द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इक्वल एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। इक्वल एटम्स हमको बनाना है बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अब जैसे कि यहीं पे देखो, अब इसको बैलेंस कैसे करें। देखो भाई, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन एटम कितना है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो ऐसे लिखा होगा कि तुम इसे ऐसे बॉक्स की तरह बना लो। ठीक है। देखो भाई, अब बैलेंस कर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा एटम कितना है। तो रिएक्टेंट में देखो हाइड्रोजन कितना है, अब पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है। अब देखो भाई, ये है 2 हाइड्रोजन, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है भाई, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, ये भी 2 है, किसमें, रिएक्टेंट में। ठीक है। अब प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हमको रिएक्टेंट के बराबर भाई ऑक्सीजन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखो दोबारा से इक्वेशन में लिखा H2 + O2। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को 2 बनाना है, तो अब मैंने बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे लिखो 2H2।
H2O। तो अब देखो भाई, जब बॉक्स के अंदर, अब देखो अब दोनों तरफ क्या क्या है। अब फिर यहाँ पे देखो भैया, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन दो है, ठीक है, ऑक्सीजन दो है, ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या हो गया, टू टू जा फोर। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कि जब बॉक्स से बाहर है ना टू, ये टू यहाँ से रहता है, इसमें इस टू का मल्टीप्लाई हो जाता है जो नीचे सफिक्स में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया टू टू जा फोर, मतलब कि अगेन अब प्रोडक्ट में क्या हो गया, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हो गया फोर, और ऑक्सीजन कितना हो गया, टू यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है, तो ये हो गया टू। मतलब कि अब देखो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है फोर, ऑक्सीजन कितना है टू, अभी भी ये बैलेंस नहीं है। अब क्या करेंगे, अब मुझे हाइड्रोजन को फोर बनाना है भैया। तो प्रोडक्ट में यहाँ पे तो हाइड्रोजन हो गया फोर प्रोडक्ट में, अब रिएक्टेंट में फोर, ये टू है, तो हम यहाँ पे इससे इस बॉक्स में क्या करते हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, टू H2 + O2, ये कितना हो गया, टू H2O। ठीक है, अब देखो अगेन देखो भैया, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना हो गया, टू टू जा फोर, मतलब ये रिएक्टेंट में हो गया फोर, और ऑक्सीजन कितना है टू। अब देखो इसमें प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन, कितना है, हाइड्रोजन है फोर, और ऑक्सीजन कितना है टू, मतलब कि ये हमारा हो गया भैया इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये जो इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, अब बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो देखो कुछ नहीं करते हैं हम, बस एक एक एटम को पहले सेपरेट सेपरेट लिख लो, ठीक है, सेपरेट करके लिख लो, ठीक है, सेपरेट, राइट, राइट सेपरेशन, सेपरेट, राइट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सेपरेटली, ठीक है, फिर अगेन क्या करो, आगे फिर अगेन क्या करो, फिर मल्टीप्लाई करो बॉक्स बना के, या एक एक पॉइंट ऐसा लिख लो कि भाई बॉक्स बना दो, ठीक है, फॉर्म अ बॉक्स, बॉक्स बना लो दोनों दोनों साइड पे, रिएक्टेंट पे एंड प्रोडक्ट में बॉक्स बना, उसके बाद क्या करो, उसके बाद एक एक एटम्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ, या मल्टीप्लाई करो भैया, मल्टीप्लाई करो एक एक नंबर से, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ नंबर्स टू मेक, क्या करो, मेक सारे इक्वेशन को टू मेक इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब इनको जो है इक्वल नंबर, अब इनको जो है दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या करो भाई, सिंपल सीधी बात है, मल्टीप्लाई कर करके दोनों तरफ एक साइड में ये बना लो कि भाई इधर भी नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, और इधर भी नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, ठीक है। अब इतना स्मार्ट तो तुम बन ही गए हो, टेंथ में हो, कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अभी हमने ये समझ लिया भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है, अब हमने ये समझ लिया केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है, अब इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना भी सीख लिया, ठीक है। अब बस ये समझना यहाँ पे भाई कि अब इक्वेशंस को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो जनरली थ्री वेज होते हैं मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। सबसे पहला भाई, कि बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, मतलब हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो सबस्टेंस हैं, उनको हम ये देखेंगे कि उनका फिजिकल स्टेट क्या है। तो फिजिकल स्टेट में भाई देखेंगे सॉलिड में है, या लिक्विड फॉर्म में है, या गैस फॉर्म में है, या एक्वास फॉर्म में है। तो एक्वास किसे बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, लिक्विड तो हो गया प्योरली लिक्विड में, एक्वास में कि वो जो जो सॉल्यूशन है वो पानी में बना है, इसलिए उस सोलू उसलिए उस उसको बोलते हैं, वो कौन सा स्टेट है, एक्वास स्टेट है, ठीक है। अब जैसे देखो भैया, यहाँ पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाते हैं, तो क्या बनता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है, ध्यान रखना, ठीक है, किससे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लाइम वाटर को जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाते हैं, तो क्या बनता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब इसमें देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, देखो ये वाटर का सॉल्यूशन है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, एक्वास लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए यहाँ पे जी से लिखते हैं, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट है, देखो भैया प्रेसिपिटेट, पीपीटी प्रेसिपिटेट, पीपीटी भी लिखते हैं किसको, प्रेसिपिटेट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना भाई, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको सॉलिड से डिफाइन किया गया है, वाटर जो प्योर लिक्विड में, इसको लिक्विड से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो चलो, तो अब ये समझ में आ गया भाई, अगर इक्वेशन को, ठीक है, टू मेक इक्वेशन, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, और अच्छे तरीके से तुमको एग्जाम में बताना है भैया इक्वेशन में क्या क्या है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उस उसके फिजिकल स्टेट को जो है इंडिकेट करो या रिप्रेजेंट करो। अब दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, टू इंडिकेट द हीट चेंज, ये भी बताना है कि भाई हीट कैसे कैसे चेंज हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। अब जैसे कि
यहाँ पे देखो, अब देखो हीट चेंज होता है। ठीक है, अब जैसे कि तुम देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल दूं कि अगर तुम पानी को गर्म करते हो, ठीक है, तो वाटर वाटर वेपर में आता है ना, तुमने एक टब लिया, ठीक में टब में तुमने पानी गर्म किया, ठीक है, H2O, तुमने इसको हीट किया। तब यहाँ से जब तुम इसको जब हीट करोगे तो क्या होगा, ये वेपर के फॉर्म में आएगा, इसका मतलब तुम हीट दे रहे हो ना इसे, तो ये वेपर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो अब उसी चीज को रिप्रेजेंट करना है कि हीट कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे उसमें दो चीज समझना भाई, कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखो, तो एक्सोथर्मिक वो जिसमें कि हीट निकलता है बाहर। ठीक है, अब जैसे कि ये रिएक्शन है, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बन सॉलिड को जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन, कोल को, जैसे कोल होता है ना, कोल, कार्बन को जब कोल में आग लगाते हो, ठीक है, आग लगाओगे तो आग किसके प्रेजेंस में लगता है, कोल को जब आग लगाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या निकलता है, देखते हो ना, कोयला जलने लगता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लस हीट निकलता है, जलता है कोयला। तो देखो हीट निकल रहा है, तो जब हीट निकलता है ना, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, देखो भैया, थर्म, ये जो थर्म होता है ना, थर्म मतलब होता है हीट, समझ जाओ, और एक्सो मतलब बाहर निकलना, तो जब एक्सो होता है किसका, हीट का, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जब कोयले को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और हीट निकलता है। और दूसरा देखो, हीट अब्जॉर्ब होता है, जब जब हीट अब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे देखो हीट निकल रहा है, कोयला जलाने के बाद हीट निकलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जब हीट अब्जॉर्ब होता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब जैसे ये नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन दोगे, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से समझना, भैया नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाओगे और प्लस हीट भी दोगे, तब, जैसे यहाँ पे देखो ना, पानी को तुम गर्म कर रहे हो तो हीट दे रहे हो, यहाँ से यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, हीट जो है दे रहे हो। ठीक है, जब हीट अब्जॉर्ब करता है, हीट देने के बाद जब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, देखो यहाँ पे हीट ले रहा है, तो जब हीट लेता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो भैया, एंडोथर्मिक, थर्मल मतलब होता है हीट, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब हीट इन करते हो, देते हो, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा और रिपीट करके देख लेना तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि अब देखो भैया, एक केस और है, क्या कि उसमें हम कंडीशन देते हैं कि भाई, अभी तक तो हमने देख लिया भाई, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या क्या देखते हैं भैया, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये देखते हैं कि भाई उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका जो है फिजिकल स्टेट देखो भैया, किस स्टेट में है। दूसरा कि भाई उसमें हीट कैसे चेंज हो रहा है वो देखो। ठीक है, फिजिकल स्टेट देखो, मैं डायरेक्ट स्टेट लिख देता हूँ भैया, स्टेट देखो। और क्या देखो, जो हीट चेंजिंग हो रहा है वो देखो। और क्या देखो, कंडीशन देखो भाई, कंडीशन क्या क्या दिया जा रहा है, जैसे कि किस टेम्परेचर पे या किस प्रेशर पे या क्या कैटलिस्ट दिया जा रहा है कि वो रिएक्शन हो रहा है। ध्यान रखना, क्या कैटलिस्ट दिया जा रहा है कि वो एक्शन, ध्यान रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, या क्या प्रेशर दिया जा रहा है भैया, या क्या क्या कैटलिस्ट दिया जा रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन और तेजी से बढ़ता है, तुम लोग और डिटेल पढ़ोगे जब 11th 12th में जाओगे ना, तो ये 11th और 12th में और डिटेल में पढ़ोगे कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। अब देखो भैया, जैसे यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं, अब ध्यान देखो यहाँ पे क्या, देखो अभी हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो है रिएक्शन है ना, ये जो है इक्वेशन है, ये जो है इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ताकि समझ में आए भाई हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है कौन से कंडीशन में, ये रिएक्शन कंडीशन में हो रहा है, कौन से कंडीशन में हो रहा है, कि जब इसे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, और ZnO प्लस CrO3, जब ये दोनों कैटलिस्ट को जो है, कैटलिस्ट ये दोनों इसको भी जब एक कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, तब क्या बनता है, मैथेनॉल बनता है। तो देखो हमें क्या, सबसे पहले ये हमने सिंबल दिया इक्वेशन बनाने के लिए, दिख रहा है ना, COH2, ये सिंबल सिंबल दिया, ये सिंबल दिया। फिर दूसरा हमने देखो स्टेट दिया, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। और फिर तीसरा हमने देखो हीट दिया, यहाँ पे तो हीट हो नहीं रहा है। फिर चौथा तीसरा हमने क्या दिया, कंडीशन चेक करा भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, और कैटलिस्ट क्या है। तो
ये सारी चीजें हम एक इक्वेशन में जब हम ये सारा इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो और इंफॉर्मेटिव हो जाता है। ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखो सबसे पहले ये आई थिंक कि हम समझ चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भैया, केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं अपने वर्ड के फॉर्म में। दूसरा, उसमें सिंबल लिखो भैया फॉर्मूले में क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या है सिंबल लिखो फॉर्मूले में। जैसे कि क्या हो रहा था, बैलेंस करने के लिए हमने H2 को प्लस ऑक्सीजन को मिक्स किया था, क्या बना था भैया, H2O बना था। तो हमने पहले सिंबल लिख दिया फॉर्मूले में। तीसरा, बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल। सिंबल में देखो भैया मल्टीप्लाई करो, कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तो मुझे डायरेक्टली दिख गया भैया, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, दो है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया दो ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया दो, यहाँ पे है, लेकिन हाइड्रोजन चार हो गया, तो भैया इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी चार, और यहाँ पे भी चार, ये दो, काम खत्म, ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। ठीक है, हम क्या करते हैं भैया, बैलेंस कर देते हैं। अब दूसरा ये कि अगर पॉसिबल हो तो इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना दो भैया, ये भी गैस में था, ये भी गैस में था, ये लिक्विड में है, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलो भाई, तो समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, यहाँ पे एक इक्वेशन देना, एक क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई सिंपल सीधी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीटेड आयरन मेटल रिएक्शन विद द स्टीम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा भाई, सिंपल कहाँ गया यहाँ पे, ये एक सेकंड मेरा, ये कहाँ गया, हाँ ठीक है। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि दिया क्या क्या है भाई। ये कह रहा है कि हीटेड आयरन मेटल, तो हम सबसे पहले वर्ड में लिख लो भाई कि देखो आयरन को जो है, आयरन मेटल को क्या करते हैं जब स्टीम करते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है भाई, ये कह रहा है कि Fe3O4 फॉर्म हो रहा है, और हाइड्रोजन, तो Fe3O4 ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस H2 होता है। ठीक है, तो अब इसको लिख लो, आयरन को किससे लिखते हैं, किससे रिलेट करते हैं, Fe प्लस स्टीम क्या होता है, H2O होता है, और क्या बन क्या रहा है भाई, Fe3O4 बन रहा है, और प्लस H2 बन रहा है। अब इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या सिखा था भाई, देखो कि रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है, तो लिख लो भैया, हम यहाँ पे रिएक्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है रिएक्टेंट में, Fe आयरन कितना है, वन, और हाइड्रोजन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है, वन। ठीक है, प्रोडक्ट में देखो भैया, प्रोडक्ट में आयरन कितना है, थ्री, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है तुम्हारा फोर, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है टू। अब इसको बैलेंस करते हैं, देखो भैया Fe3 है, प्रोडक्ट में तीन है, तो इसको भी तीन बना दें, इसको भी तीन बना दें, तो इसको यहाँ पे मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हो गया भैया, ये हो गया बैलेंस। अब दूसरा देखो, ऑक्सीजन है चार और यहाँ पे एक है, तो इसको भी मुझे चार बनाना है। देखो अब ध्यान देना, इसको भी मुझे चार बनाना है, तो ऑक्सीजन में चार से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखना ऑक्सीजन टू है ना, फोर है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, वन है, तो फोर से मल्टी, इसको फोर बनाया तो यहाँ पे मैंने किया फोर से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे ये हो गया, देखो अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो गया भैया, हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन हो गया फोर, और हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया फोर टू जार एट, तो अब ये हो गया एट। अब देखो रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में तीन आयरन है, तीन यहाँ पे भी आयरन है, बराबर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे आठ है, यहाँ पे दो है, या ये नहीं बराबर है। ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार है, मतलब अब मुझे हाइड्रोजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनाना है, तो हाइड्रोजन कितना है, टू है, लेकिन हमको कितना करना है, आठ करना है, तो हम इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा थ्री Fe प्लस फोर H2O। अब रिएक्टेंट में हमने क्या किया भैया, Fe3O4 है, प्लस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, दो, हमको कितना बनाना है, आठ बनाना है, तो ये H2 है ना, तो हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया, फोर टू जा एट। तो ये हो गया हमारा ये बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो कुछ नहीं करना है भाई, हमको बस देखना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसमें, रिएक्टेंट में कितना है, और नंबर ऑफ एटम्स हमको देखना है भाई कि प्रोडक्ट में कितना है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब बस इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करके ये बता देना है भाई कि नंबर ऑफ एटम क्या हो, रिएक्टेंट में बराबर हो किसके, नंबर ऑफ एटम्स कहाँ, प्रोडक्ट में।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में सोचते हैं। केमिकल रिएक्शंस के भी टाइप होते हैं भैया, कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, हम ये समझ में आ गया भाई कि रिएक्शंस क्या होता है, हमको ये समझ में आ गया, हमको ये समझ में आ गया इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, इक्वेशंस में हमको बैलेंसिंग करना आ गया, इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। अब आगे देखते हैं भैया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते कैसे हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, सबसे पहला हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें कि दोज रिएक्शन इन विच मोर सबस्टेंस कंबाइन, जिसमें कि सबस्टेंस कंबाइन होते हैं टू फॉर्म सिंगल सबस्टेंस। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। ठीक है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। जो चूना होता है ना घर में सॉलिड, जब चूने में जब पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? स्लैग्ड लाइम बनता है और हीट बनता है। तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस वर्ड है ना कंबाइन, वर्ड क्या कह रहा है कि भैया कंबाइन हो रहा है, कुछ क्या कंबाइन हो रहा है? क्विक लाइम को जब हाइड्रो पानी को मिला देते हैं, जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तब ये बन जाता है स्लैग्ड लाइम। तो अब ये कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाया, एक न्यू सबस्टेंस बनाया, इसी को बोलते हैं भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बर्न प्रेजेंट में बर्न होता है तो क्या बनता है भैया? पानी बनता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे अभी हमने इसका बैलेंसिंग भी देख लिया भाई, कि जब हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, जलाते हैं, या मैं कहूँ ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है? नया वाटर बन जाता है। मतलब इसमें देखो ये इसके साथ कंबाइन हुआ, कंबाइन होके क्या बना दिया? एक नया सबस्टेंस बना दिया, न्यू सबस्टेंस। जो जब कंबाइन होके कोई सबस्टेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो उससे पहले मैं एक चीज ये बता देता हूँ भैया, कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ठीक है, जो ऊपर वाले होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं कंपेरेटिवली नीचे वाले के। ठीक है, ये जो वाले हैं ऊपर वाले हैं हाई रिएक्टिव। ठीक है, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, अभी हमने क्या देखा? रिएक्शन। ठीक है, ये जो हाई रिएक्टिव होते हैं, पोटेशियम सबसे ज्यादा, सोडियम उससे भी सॉरी, पोटेशियम सबसे ज्यादा, पोटेशियम इससे, सोडियम इससे कम, कैल्शियम इससे कम, मैग्नीशियम इससे कम। तो जब नीचे जाते हैं, ठीक है, तो जब नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है, डिक्रीज। और जब ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ध्यान रखना, आगे काम आएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखो भैया, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट, देखो भैया कंपाउंड क्या होता है? स्प्लिट होता है इनटू टू और मोर सबस्टेंस में, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ बात नहीं भैया, डिकम्पोज होना, टूट जाना भैया अलग से। देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो हो जाता है डिकम्पोज, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। देखो भैया डिकम्पोज हो गया CaO में प्लस CO2 में। ठीक है, चलो CaO याद है, हमने पढ़ा था क्विक लाइम जो चूना होता है। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो टूट जाता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा ये कि जब फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। जैसे कि यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट है, Fe2FeSO4 या FeSO4 का होल्ड। ठीक है, इसको FeSO4 को जब हीट करोगे तो Fe2O3 बन जा रहा है, प्लस SO2 बन जा रहा है और SO3 बन जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई कि जब 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 क्या होता है, जब जो है कोई एक सबस्टेंस या एक प्रोडक्ट को जब डिकम्पोज होकर टूट के अलग अलग प्रोडक्ट में बन जाते हैं, अलग अलग सबस्टेंस में बन जाते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3 को जब हमने हीट
किया, सीओ बन गया प्लस CO2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे FeSO4 को जब रिएक्ट कर रहे हैं, Fe2O3 बन गया प्लस SO2 बन गया प्लस SO3 बन गया। तो कुछ चीजें हैं जो तुमको पता होना चाहिए, देख के भाई समझ लेना। अब इतने इतने स्मार्ट तो बन जाओ, स्मार्ट हो जाओ भाई, इतने स्मार्ट तो बन जाओ, ताकि चीजों को थोड़ा सा देख के समझ लो, पता कर लो हाँ क्या होता है भाई। जब फेरस सल्फेट को जो है जब हीट करते हैं तो टूट जाता है। अभी तुम लोग 11 12 में नहीं हो कि इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे, समझोगे कि भाई कैसे टूट रहा है, कौन सा एलिमेंट कौन सा टूटेगा। अभी बस ये समझोगे भाई फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो टूट जाता है किसमें भाई, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, चलो अब ध्यान दो एक चीज और, कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हीटिंग के थ्रू, हीटिंग के थ्रू, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये वर्ड याद रख लेना, हो सकता है डायरेक्टली ये एक क्वेश्चन में पूछ दे कि थर्मल डिकम्पोजिशन किसे बोलते हैं, जब हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है, फेरस सल्फेट है क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, क्रिस्टल को जब हीट किया तो क्या बनेगा, यहाँ से तुम्हें बर्निंग सल्फर का स्मेल आएगा। ठीक है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगा, सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ब्राउन कलर का सॉलिड भी इसमें रहेगा, जो जो क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन हो रहा है कि जब एसिडिफाइड वाटर को जब हीट करते हैं ना, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें भैया, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, जब यहाँ पे देखो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में किसी सबस्टेंस का ब्रेक डाउन होना, टूटना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये आगे तुम लोग 11 12 में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और ये कैथोड रे है, ये एनोड रॉड है। ठीक है, ये कैथोड रॉड है, ये कार्बन की रॉड है, ये एनोड रॉड है और ये कैथोड रॉड है। जब इसमें हम वाटर के पास क्या है भैया, वाटर सल्फ्यूरिक एसिडिक है। अभी हमने क्या बोला, एसिडिफाइड वाटर होना चाहिए, मतलब वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का है तो भैया एक बॉक्स में निकल रहा है हाइड्रोजन का वॉल्यूम, एक बॉक्स में ऑक्सीजन का गैस निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो है पानी जो है टूट रहा है किसमें भैया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये पानी किसमें है, इसमें H2SO4 भी मिला हुआ है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन रहा है, इसको जब ही इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इसमें पावर सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो है हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में ये टूट के बिखर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, पानी जो है टूट रहा है, मतलब ये कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद है हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में इससे पहले पढ़ा था। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है भैया, कि क्या हुआ कि कोई रिएक्शन है तो वहां पे कोई एक एलिमेंट आया, एक एटम आया, उसको हटा के अपनी जगह ले लिया, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। भैया एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक एलिमेंट टेक्स प्लेस होता है दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड में, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस कर दो, हटा दो उसकी जगह से वहां पे। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्त की सीट जो है जाके क्लास में अपनी जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे कि जब स्ट्रिप ऑफ जिंक को, जब जिंक मेटल को जो है हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब उसे प्लेस करते हैं तो क्या होता है, जिंक जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर जो है अपटेंड हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जैसे ही मैंने जिंक यहाँ पे रखा तो जिंक क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जिंक क्या कर दिया भैया, इसको कॉपर को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और कॉपर जो है कॉपर स्ट्रिप में चला गया, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये जिंक का जो है वो था, स्ट्रिप था, इसको जब पानी में रखें तो भैया जिंक यहाँ से सॉल्यूशन में चला गया, कॉपर यहाँ पे आ गया। ठीक है, रेड ब्राउन कलर का, देखो ये कॉपर हो गया। समझ में आया। अब जैसे दूसरा देखो भाई, हाँ दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे वे ना पीस ऑफ आयरन मेटल, अगर आयरन मेटल को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है भाई, वहां से भी देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी आयरन को रखें तो आयरन क्या किया, आयरन कॉपर की जगह ले लिया भाई। जैसे यहाँ से जिंक जो है ना इसकी जगह ले लिया सल्फेट, तो देखो कॉपर को हटा के अपने घुस गया यहाँ पे, ZnSO4 हो गया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयरन भी क्या किया, यहाँ पे गया, कॉपर को हटा के अपनी जगह ले लिया, मतलब ये क्या हो गया, FeSO4, ये भी हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो
अब जैसे कि यहाँ पे आयरन नेल है, आयरन नेल को हमने क्या किया, इस सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या हुआ, आयरन ने जो है, आयरन ने क्या किया भैया, जो है कॉपर, आयरन ने क्या किया, सल्फेट सॉल्यूशन में चला गया, और क्या बन गया, कॉपर जो है रेड ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, तो कॉपर यहाँ पे चला आया भाई, ये हो गया रेड ब्राउन कलर का कॉपर, और आयरन चला गया पानी में। ठीक है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का ये पानी हो गया। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज और यहाँ पे ये समझना भाई, अभी जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दिस रिएक्शन में द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो अब जैसे तुमने वहां पढ़ा होगा इस अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा। ठीक है, कौन सा ज्यादा, यहाँ पे आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा कॉपर को हटा के अपनी जगह ले लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चलो भाई। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भैया, देखो यहाँ पे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी तो एक की जगह एक ले रहा था। ठीक है, अब हमें क्या देखना है भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे दो जगह लेगा, मतलब इन विच रिएक्शन, या दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड या टू एलिमेंट एक्सचेंज देयर एलिमेंट। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो भैया, जैसे जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब सोडियम सल्फेट डाला जाता है, तो क्या होता है, सोडियम इसकी जगह ले लेगा भैया, और बेरियम इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो क्या बन जाता है, सोडियम बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, बेरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट था, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे Na2SO4 था और BaCl2 था, तो भैया सोडियम इसकी जगह ले लेगा और बेरियम जो है इसकी जगह ले लेगा, तो एक दोनों एक दूसरे की जगह ले लिए यहाँ पे, मतलब डबल हो गया तुम्हारा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। BaSO4 बन गया और यहाँ पे 2NaCl बन गया। ठीक है, चलो अब जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में था भैया, सोडियम सल्फेट था और प्लस बेरियम क्लोराइड था, जब इन दोनों को मिलाते हैं भाई, तो सिंपल सीधी बात है, सोडियम सोलाइड सोडियम क्लोराइड बन गया है और बेरियम सल्फेट बन गया है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब सोडियम क्लोराइड से मिलाते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, सिल्वर जो है, सिल्वर क्या करेगा, इस सोडियम की जगह ले लेगा, मतलब सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। देखो, जब सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड से मिलाते हैं, तो भैया ये बन गया सिल्वर क्लोराइड और ये बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, मतलब ये जो सोडियम है ये इसकी जगह ले लिया, अब ये सिल्वर जो है इसकी जगह ले लिया, तो ये बन गया सिल्वर सिल्वर क्लोराइड और ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना अच्छे से। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो भैया। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को रिमूव करना, कोई सब्सटेंस है ए, या उसमें ऑक्सीजन को ऐड करना, तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। और या अगर इस सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देना, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो, ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। दूसरा रिडक्शन क्या होता है भाई, रिडक्शन में या तो उस सबस्टेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर दो या तो ऑक्सीजन को निकाल दो। ठीक है, मतलब एक सबस्टेंस है जिसमें क्या कर दो, जिसमें ऐड कर दो हाइड्रोजन को, तो क्या बन गया AH, ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन। या ऑक्सीजन को निकाल दो, AO था, तो AO से ऑक्सीजन को निकाल दो, A हो गया प्लस O हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन भैया, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। चलो अब देखो, जहां पे ये दोनों चीजें हो रहा हो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एक इक्वेशन है, सपोज करो एक में तुम्हारा AH हो रहा है प्लस O। ठीक है, प्लस OC है। अब क्या हो गया भैया, जब इसमें रिएक्शन कराएं, तो भैया A के साथ हो गया ऐड ये AO हो गया, प्लस C के साथ ऐड हो गया ये H। तो भैया यहाँ पे देखो हो रहा है ना, A के साथ किसका एडिशन हो रहा है, O का, और C के साथ किसका एडिशन हो रहा है, H का। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रहा है, मतलब A के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और C के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा कहलाएगा भैया रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों चीजें हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे CuO है।
ठीक है, CuO है, यहाँ पे H2 है। तो CuO क्या है भैया, Cu के पास ऑक्सीजन है, तो Cu क्या हुआ, अपने आप से ऑक्सीजन को निकाल दिया और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो भैया हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है, तो यहाँ से भैया सिंपल सीधी बात है, देखो ए में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सी में हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, ठीक है। तो खैर छोड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट रिएक्शन देख लो। CuO में, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जब ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है तो ये हो गया रिडक्शन। अब हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब दूसरा देख लो, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक और देख लो भैया, H2S है, ठीक है, H2S। तो H2S इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन निकलता है तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, भाई उसको दोबारा से देख लेना, 2-3 दफा देख लेना, ताकि तुमको समझ में आ जाए, वरना कंफ्यूज हो दिक्कत हो जाएगा। या ऑक्सीजन जुड़े, या प्लस ऑक्सीजन हो या -H हो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसमें या तो +H हो या -O हो, तब उसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ से जो है H2S से, एस से क्या हुआ, H निकल गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और Cl2 में क्या हो गया, H आगे जुड़ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो भाई, ये अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखो भैया, एजेंट क्या होता है, ठीक है। सपोज करो तुम ये यहाँ पे, या तुम्हें चाहिए इस यहाँ से कोई टिकट चाहिए, ठीक है, टिकट चाहिए, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो। अब क्या हुआ, तुमने बोला लो भाई पैसा लो, अब ये जाके मेरे लिए टिकट लेकर आ जाओ। तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा काम करेगा ना, ये जो है जो काम करे, तो ये तुम्हारे लिए एजेंट कहलाएगा। एजेंट मतलब जो जिसका काम करे वो एजेंट उसका कहलाएगा, ये तुम्हारे लिए एजेंट कहलाएगा ना, ये तुम्हारा काम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे समझना भाई, एजेंट। तो देखो एजेंट वो सबस्टेंस जो या तो ऑक्सीजन दें, देखो ऑक्सीडाइजिंग का काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन कराएं, जो ऑक्सीडेशन कराए, मतलब कि जो ऑक्सीजन दें। अभी जो भाई एजेंट क्या करेगा, एजेंट तुम्हारा काम करेगा, मतलब एजेंट जो है ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो ऑक्सीजन दे या तो हाइड्रोजन को रिमूव करे। तो इसीलिए देखो भैया, मैंने यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि दो सबस्टेंस विच ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, वो क्या, ये क्या कर रहा है, ये दूसरे का काम कर रहा है, तो ये एजेंट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, या तो जो सबस्टेंस जो दूसरों को, अदर को, देखो ये जो वर्ड बोला हूं, जो दूसरों को रिड्यूस करे, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो कैसे भैया, एग्जाम्पल में देखो, जैसे यहाँ पे ही, अब यहाँ पे ही देखना, ये CuO है। CuO क्या किया, CuO जो है, अब ये ऑक्सीजन किसको दिया है, ध्यान रखना, CuO क्या करा, ये ऑक्सीजन इसको दिया है, हाइड्रोजन को। देखो ये इसने, CuO ने क्या किया, इसको ऑक्सीडेशन कराया, किसको कराया, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कराया। देखो ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऑक्सीडेशन, इसका मतलब CuO क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से रखना भैया, ध्यान देना यहाँ पे कि अगर जो ऑक्सीडेशन करा रहा, जो हाइड्रोजन दे रहा, भैया ये CuO हाइड्रोजन दे रहा, तो ये कहला गया, ये ऑक्सीडेशन करा रहा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब ये क्या कर रहा है, ये दूसरे को रिडक्शन करा रहा है भाई, ठीक है। ये देखो भाई, ये इसने इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया, मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब ये CuO को क्या कर रहा है, रिडक्शन करा रहा है। देखो CuO का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब ये H2 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एजेंट। अब नहीं समझ में आया, इसको दोबारा से रिपीट कर लेना भैया, जो दूसरों को काम कराए वो एजेंट कहलाएगा, सिंपल सीधी बात है। अब देखो अगला भी देख लो, ये वाला भी देख लो, ये H2S है, देखो H2S, ये क्या कर रहा है, ये देखो Cl2 को इसने 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 Cl2 को क्या दिया, इसने दिया Cl2 को हाइड्रोजन, मतलब ये जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो ये क्या होता है, रिडक्शन करा रहा है। तो H2S Cl2 को क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, मतलब ये क्या कह रहा है, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट,
भैया एजेंट की बात कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये अब देखो Cl2 क्या कर रहा है, Cl2 जो है इससे हाइड्रोजन ले रहा है, मतलब कि Cl2 इसको क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। Cl2 जो है इसको ऑक्सीडेशन करा रहा है, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसको करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्योंकि Cl2 इससे हाइड्रोजन छीन ले रहा है, तो इसलिए Cl2 का क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। तो जब Cl2 इसको ऑक्सीडेशन करा रहा है तो ये क्या कहलाएगा भैया, Cl2 कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ में आ गया तुम लोगों को तो ठीक है। अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है और हमारे रेगुलर लाइफ में, ठीक है। तो रेगुलर लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जनरली दो इफेक्ट होता है, या तो कोरोजन ऑफ मेटल्स होता है और रेंसिडिटी ऑफ फूड होता है। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स में क्या होता है कि देखो भैया धीरे धीरे जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स को ऑक्सीजन जो है, जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे खा जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स होता है, ठीक है। अस्टिंग ऑफ आयरन जनरली ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो जैसे ये जो देख रहे हो लोहे का, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रस्टिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो भैया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है, मेटल का कोरोजन, मतलब धीरे धीरे ये रस्टिंग ऑफ आयरन सड़ने लगता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है भैया, रेंसिडिटी, मतलब जो फूड जो है ना वो सड़ के स्मेल करने लगता है, ठीक है। जो फैटी वाले जो फूड होते हैं, जो ऑयल वाले जो फूड होते हैं, वो अनप्लेजेंट स्मेल, किसी कंडीशन पे अनप्लेजेंट स्मेल आने लगता है उससे, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि एंटी ऑक्सीडेंट, भैया ऑक्सीडेंट का हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ से रस्टिंग भी हो रहा था, और ऑक्सीडेशन की वजह से फूड का रेंसिडिटी भी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं फूड में, जैसे कि लेज हो गया, चिप्स हो गया, जब इसको तुम क्या करते हो, इसको फाड़ते हो तो इसमें से गैस निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जनरली यूज कर देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो भी है यहाँ पे यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गैस यूज करते हैं, ताकि यहाँ पे रस्टिंग ना हो, या मैं कहूँ रेंसिडिटी ना हो, रेंसिडिटी ना हो, ठीक है। इसलिए इसलिए क्या बोलते हैं, ये हमारा जो है एग्जाम्पल है किसका भैया, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।